Hello students, myself Richa Singhal, lecturer in Mechanical Engineering Department from GPC झुंझुनू। आज हम ME 206 ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की यूनिट फर्स्ट जिसके अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स गिवन है उसके बारे में पढ़ेंगे। यूनिट फर्स्ट का टॉपिक 1.1 और 1.2 कवर करेंगे। 1.1 है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स और 1.2 के अंदर है चेसिस एंड बॉडी के बारे में। तो हमें पता होना चाहिए ऑटोमोबाइल होता क्या है। सबसे पहले एन ऑटोमोबाइल इज़ अ व्हील्ड व्हीकल कैरिंग इट्स ऑन मोटिव पावर यूनिट। तो ऑटोमोबाइल होता है वह एक ऐसा व्हीकल होता है जिसके अंदर पहिए लगे होते हैं और ये अपनी खुद की एक पावर यूनिट कैरी करके चलता है, मतलब जिससे इसे पावर मिलती है। जनरली सभी व्हीकल्स के अंदर आईसी इंजन यूज़ किया जाता है, उस इंजन से व्हीकल को पावर मिलती है और उस पावर के थ्रू वो व्हीकल है वो अपने पहियों से गतिमान होता है। आगे हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोटोमोबाइल्स। यूनिट 1.1 फर्स्ट का ये 1.1 टॉपिक है। तो ऑटोमोबाइल्स का वर्गीकरण, इनको हम किस तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं डिफरेंट काइंड्स के अनुसार डिफरेंट कंसिडरेशंस ध्यान में रखते हुए हम इसे विभिन्न भागों में वर्गीकृत करते हैं। फर्स्ट है यूज़, अकॉर्डिंग टू यूज़, उपयोग के आधार पर। तो हम उपयोग के आधार पर इसे जैसे मोपेड हो गया, मोटरसाइकिल हो गई, तो स्कूटर्स हो गए, कार्स, जीप्स हो गई, बसेस और ट्रक्स हो गए, जैसे हम यूज़ करते हैं उस अकॉर्डिंग हो गया है इनका क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट सेकंड है कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग हम इन्हें कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं। हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, जो हैवी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो व्हीकल्स यूज़ आते हैं उन्हें हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रक्स हो गए, बसेस हो गई, ये सब आ गए इसके अंदर। सेकंड है आपके लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के अंदर आते हैं आपके कार्स, जीप्स, जिसमें कम सामान लेके जाना पड़ता है, कम ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है, लाइट ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है, वहाँ पे हम कार्स और जीप्स को यूज़ करते हैं। थर्ड पॉइंट है आ गया यहाँ पे मेक एंड मॉडल। तो मेक एंड मॉडल के अकॉर्डिंग हो गया, जैसे बजाज पल्सर हो गया, रॉयल एनफील्ड हो गई, बुलेट हो गया, होंडा, एक्सटेमो, ये सब हो गए। ये सब कंपनीज हैं जो अपने अपने मॉडल निकालती हैं टाइम टू टाइम, तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्लासिफिकेशन कर दिया। ऐसे प्रीमियर, पद्मिनी, हिंदुस्तान एम्बेसडर कार्स के अंदर ये सब हो गया, मारुति 800 हो गया, टाटा इंडिका हो गई, लीलैंड चीता हो गया, फोर्ड की कार हो गई, जनरल मोटर्स की हो गई। तो ये सब कंपनीज़ हैं जिनके मॉडल्स के अकॉर्डिंग नई नई वो मॉडल निकालते रहते हैं कार्स और बाइक्स के, उसके अकॉर्डिंग हमने क्लासीफाई कर दिया। फोर्थ पॉइंट है फ्यूल यूज्ड। फ्यूल के अकॉर्डिंग ईंधन जो यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने क्लासीफाई कर दिया, जैसे पेट्रोल व्हीकल्स हो गए, फॉर एग्जांपल जैसे स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स, कार्स, ये जो पेट्रोल मॉडल्स हैं इनके, जो पेट्रोल मॉडल्स हैं जो पेट्रोल के ऊपर बेस्ड होते हैं उसके अकॉर्डिंग हो गए। सेकेंड हो गए डीजल व्हीकल्स, तो डीजल पे बेस्ड जो व्हीकल्स होते हैं, जो डीजल वाली कार्स होती हैं वो हो गए, ट्रक्स हो गए, बसेस हो गए जो डीजल पे चलते हैं। फिफ्थ हो गया आपका बॉडी स्टाइल, तो जो पिंड की शैली है उसके अकॉर्डिंग हमने क्लासीफाई किया है। तो बॉडी जैसे जो भी ऑटोमोबाइल की बॉडी है वो किस हिसाब से, या तो क्लोज्ड कार्स हो गई या ओपन कार्स हो गई। क्लोज्ड कार्स जैसे कि एग्जांपल हो गया सलून, कूप, इस टाइप की। सेकंड ओपन कार्स हो गई, जैसे स्पोर्ट कार्स होती हैं वो ओपन कार्स होती हैं, कन्वर्टेबल कार होती हैं वो सब ओपन कार्स होती हैं। थर्ड है स्पेशल स्टाइल की कार्स हो गई, जैसे कि एस्टेट कार्स हो गई, स्टेशन वैगन हो गई, ये स्पेशल स्टाइलिश कार्स होती हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको क्लासीफाई कर दिया। सिक्स पॉइंट है व्हील्स के अकॉर्डिंग, जो पहिए हैं उसके हिसाब से हमने क्लासीफाई किया व्हीकल को। जैसे टू व्हीलर्स व्हीकल्स हैं जैसे कि स्कूटर्स हो गए, मोटरसाइकिल्स हो गई, मोपेड्स हो गए। थ्री व्हीलर्स हो गए जैसे ऑटो रिक्शास हो गए, टेम्पोस हो गए। फोर व्हीलर्स हो गए फॉर एग्जांपल कार्स हो गई, जीप्स हो गए। सिक्स व्हीलर्स हो गए जैसे ट्रक्स हो गई, बसेस हो गई। तो इस हिसाब से हमने इनको क्लासीफाई कर दिया। नेक्स्ट ड्राइव के अकॉर्डिंग, अब ड्राइव के अकॉर्डिंग कैसे, अब कुछ व्हीकल्स होते हैं जो लेफ़्ट हैंड ड्राइव होते हैं, कुछ होते हैं वो राइट हैंड ड्राइव होते हैं। तो लेफ़्ट हैंड ड्राइव जनरली अपनी अमेरिकन व्हीकल्स होते हैं उसके अंदर यूज़ करते हैं, यूएसए के अंदर, और जबकि इंडिया के अंदर होते हैं राइट हैंड ड्राइव यूज़ करते हैं। तो कार्स हम देखते हैं जो उसका स्टीयरिंग होता है इंडियन व्हीकल्स के अंदर, इंडियन कार्स के अंदर राइट हैंड साइड में होता है। तभी हम रोड के बाएं तरफ चलना सिखाया जाता है कि हमें लेफ़्ट में ही ड्राइव करना है, लेफ़्ट में ही चलना है, और लेकिन उसमें राइट हैंड ड्राइव यूज़ किया जाता है, राइट हैंड स्टीयरिंग्स होता है। जबकि अमेरिकन जो सिस्टम होता है उसके अंदर हमें हमेशा राइट में चलने के लिए बोला जाता है, क्योंकि उसमें लेफ़्ट हैंड वाला ड्राइव यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसमें स्टीयरिंग होती है वो लेफ़्ट हैंड साइड में यूज़ की जाती है। तो ये अकॉर्डिंग टू कंट्रीज़ है, उनके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है। ड्राइव उसके हिसाब से मॉडल निकाले जाते हैं कार्स के। इसी तरह से फ्रंट एक्सल या बोथ एक्सल की ड्राइव की है, या फिर रियर एक्सल
ड्राइव है या फ्रंट एक्सल ड्राइव है, उस हिसाब से कि उसके हिसाब से भी हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। फ्रंट व्हील ड्राइव के एग्जांपल्स हो गए, जैसे वॉक्सवैगन की कार हो गई, मारुति कार्स हो गई, तो इनमें जो फ्रंट व्हील ड्राइव यूज़ किया जाता है। और रियर व्हील मतलब जो पीछे वाले व्हील हैं वो ड्राइव में यूज़ आते हैं, तो वो उसकी एग्जांपल हो गई एम्बेसडर कार्स हो गई, उनके अंदर रियर व्हील ड्राइव यूज़ किया जाता है। तो जनरली पुराने मॉडल्स के अंदर रियर व्हील ड्राइव यूज़ किया जाता है था। अभी जो न्यू मॉडल्स आ रहे हैं उसके अंदर फ्रंट व्हील ड्राइव यूज़ किया जाता है। ऑल व्हील ड्राइव्स हो गई, फॉर एग्जांपल जीप्स के अंदर ऑल व्हील ड्राइव्स होते हैं, सभी व्हील ड्राइव में होते हैं, मोशन में होते हैं। नेक्स्ट 8th पॉइंट है आपका ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन के अकॉर्डिंग हम इसको क्लासीफाई करते हैं। तो ट्रांसमिशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, फर्स्ट है मैनुअल ट्रांसमिशन। मैनुअल हो गया जिसके अंदर ऑर्डिनरी क्रैश टाइप गियर बॉक्स यूज़ होता है, और इसके एग्जांपल हो गया मोस्ट ऑफ द जो इंडियन कार्स होती हैं वो सब कन्वेंशनल टाइप की, मैनुअल टाइप की होती हैं इंडियन कार्स, तो इनमें क्रैश टाइप का गियर बॉक्स यूज़ किया जाता है। सेकंड ट्रांसमिशन सिस्टम में हो गया सेमी ऑटोमेटिक टाइप का, जिसमें क्या होता है 2 पेडल ट्रांसमिशन होते हैं यूज, जिसमें मैनुअल ऑपरेशन, स्टैंडर्ड गियर बॉक्स का मैनुअल ऑपरेशन भी होता है विद ऑटोमेटिक क्लच कंट्रोल। क्लच कंट्रोल होता है वो ऑटोमेटिक होता है, तो ये अब बंद हो चुका है सेमी ऑटोमेटिक टाइप का ट्रांसमिशन। एक होता है फुली ऑटोमेटिक टाइप का, इसमें क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन होता है और टॉर्क कन्वर्टर होता है, ये दोनों लगे होते हैं एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन और टॉर्क कन्वर्टर फुली ऑटोमेटिक टाइप के ट्रांसमिशन में। जैसे इसके एग्जांपल हो गए कार्स विद मर्सिडीज़। तो जनरली अपने जो इंडियन कार्स है उसके अंदर मैनुअल ट्रांसमिशन यूज़ किया जाता है, जिसमें ऑर्डिनरी क्रैश टाइप का गियर बॉक्स यूज़ किया जाता है। और जो मर्सिडीज़ वगैरह हो गई उनमें एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन और टॉर्क कन्वर्टर का कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है, उसमें फुली ऑटोमेटिक टाइप का ट्रांसमिशन यूज़ किया जाता है। और जो सेमी ऑटोमेटिक टाइप का ट्रांसमिशन है वो अब बंद हो चुका है। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया इन अकॉर्डिंग ऑटोमोबाइल्स का। तो जैसे आप पूछा जाए कि भाई ऑटोमोबाइल्स का क्लासिफिकेशन कीजिए, उसका वर्गीकरण कीजिए, तो ये 7-8 पॉइंट्स हैं, ये आप बता दीजिएगा, इसके अकॉर्डिंग हमने इनको क्लासीफाई कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना चेसिस एंड बॉडी। चेसिस क्या होता है, तो जो व्हीकल होता है ऑटोमोबाइल का, जो चेसिस होता है वो उसका मेन पार्ट होता है। तो जो भी अदर कंपोनेंट्स होते हैं व्हीकल के वो सब चेसिस के ऊपर ही माउंटेड होते हैं। तो हर व्हीकल की पहचान भी उसके चेसिस नंबर के अकॉर्डिंग ही की जाती है। तो चेसिस के ऊपर जो भी बॉडी है व्हीकल की वो माउंटेड होती है, उसकी जो भी स्टीयरिंग सिस्टम है और सस्पेंशन सिस्टम है वो सब उसके चेसिस के ऊपर माउंटेड होते हैं। तो चेसिस ऑफ एन ऑटोमोबाइल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स सुटेबली माउंटेड। ये सब कंपोनेंट्स माउंटेड होते हैं चेसिस के ऊपर। इंजन, रेडिएटर, ट्रांसमिशन सिस्टम में जो भी क्लच, गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट, रियर एक्सल, सस्पेंशन सिस्टम हुआ, व्हील्स हुए, स्टीयरिंग सिस्टम हुए, ब्रेक्स हुए, फ्यूल टैंक हुए। तो मतलब बेसिकली चेसिस हार्ट है एक व्हीकल का, जो भी ऑटोमोबाइल का। तो जो बेसिक्स जो भी अदर कंपोनेंट्स होते हैं वो सब चेसिस के ऊपर ही माउंटेड होते हैं। तो ये जो माउंटेड होते हैं वो 2 तरीक़ों से माउंटेड होते हैं, या तो एक तो कन्वेंशनल सिस्टम होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, जिसके अंदर क्या होता है एक सेपरेट फ्रेम यूज़ किया जाता है, इसको फ्रेम्ड कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। और एक होता है फ्रेमलेस कंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर फ्रेम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इनमें से जो कन्वेंशनल टाइप का कंस्ट्रक्शन है वो यूज़ किया जाता है प्रेजेंटली ओनली फॉर हैवी व्हीकल्स के लिए यूज़ किया जाता है। जो भी हैवी व्हीकल्स होते हैं उनके अंदर कन्वेंशनल टाइप का सिस्टम यूज़ किया जाता है, जिसमें फ्रेम्ड कंस्ट्रक्शन होती है, जिसमें एक फ्रेम होता है और उसके ऊपर बॉडी माउंटेड होती है, और अदर एसेसरी जो भी अदर कंपोनेंट्स है वो सब माउंटेड होते हैं। जबकि जो कार्स होती हैं वो फ्रेमलेस टाइप की कंस्ट्रक्शन होती हैं, जो अभी कार्स आ रही हैं वो सब फ्रेमलेस टाइप का कंस्ट्रक्शन है, जिसमें अलग से कोई फ्रेम की ज़रूरत नहीं होती है। उनमें इसमें एक इकोनॉमिकल यही होता है कि इसमें फ्रेमलेस टाइप का कंस्ट्रक्शन यूज़ किया जाए। तो चेसिस आर क्लासिफाइड एज, इसको क्लासिफिकेशन किस तरह से किया जाता है चेसिस का, 3 टाइप से हो गया। एक तो कन्वेंशनल कंट्रोल, सेमी फॉरवर्ड कंट्रोल चेसिस और फुल फॉरवर्ड कंट्रोल चेसिस। तो कन्वेंशनल कंट्रोल चेसिस होती है जिसके अंदर क्या होता है, जो इंजन होता है वो ड्राइवर कैबिन के बाहर माउंटेड होता है, ठीक है। तो जो पूरा का पूरा इंजन है वो ड्राइवर जहाँ बैठता है उस कैबिन के बाहर की तरफ वो माउंटेड होता है। जैसे पुराने ट्रक्स वगैरह में हम देखते हैं तो उसमें इस तरह से पूरा बहुत भारी भारी ट्रक्स दिखते हैं वो, क्योंकि जो इंजन होता है वो बाहर माउंटेड होता है पूरा का पूरा ड्राइवर के कैबिन से। तो इसमें यूटिलाइजेशन नहीं होता है स्पेस का पूरी तरह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये एरिया कवर करता है, इसलिए तो फुल यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस नहीं होता इसके अंदर। और सेमी फॉरवर्ड कंट्रोल चेसिस है, इसमें क्या होता है जो इंजन होता है वो आधा तो ड्राइवर कैबिन के अंदर होता है और आधा बाहर की तरफ होता है, माउंटेड होता है, आउटसाइड द ड्राइवर कैबिन होता है। जैसे टाटा एसी सीरीज़ के जो व्हीकल्स होते हैं वो इस टाइप के एग्जांपल्स हो गए।
और फुल फॉरवर्ड कंट्रोल चेसिस के अंदर क्या होता है, इंजन होता है वो पूरी तरह से ड्राइवर के कैबिन के अंदर ही होता है। तो इस तरह से क्या हमारे पास फुल यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस मिल जाएगा, हमें स्पेस का पूरी तरह से यूटिलाइजेशन हो जाएगा। टाटा ई सीरीज़ के जो व्हीकल्स होते हैं वो इस टाइप के व्हीकल्स होते हैं। तो हम इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, जो कन्वेंशनल कंट्रोल हो गया वो हो गया रोड नियंत्रण टाइप का चेसिस हो गया, इसमें इंजन चालक कक्ष के सामने होता है। और जो सेमी फॉरवर्ड कंट्रोल हो गया अग्र नियंत्रण चेसिस हो गया, इसमें इंजन होता है वो आधा पार्ट तो हो गया चालक कक्ष के अंदर और आधा पार्ट हो गया चालक कक्ष के बाहर। और जो फुल फॉरवर्ड कंट्रोल है उसको पूर्ण अग्र नियंत्रण चेसिस बोलते हैं। इसमें जो इंजन है वो पूरी तरह से चालक कक्ष के अंदर होता है। इसमें जो भी स्पेस है उसका अधिकतम उपयोग होता है। टाटा ई सीरीज़ की व्हीकल्स हो गए वो इस टाइप के व्हीकल्स हो गए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे चेसिस के बारे में। अब आता है बॉडी। तो जो ऑटोमोबाइल बॉडी है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। तो जो हैवी व्हीकल्स हो गए, जो जैसे ट्रक्स वगैरह हो गए, उसके अंदर बॉडी और फ्रेम दोनों यूज़ किया जाता है। तो बॉडी और फ्रेम ये मिलकर ये रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करनी चाहिए। जबकि जो कार्स होती हैं जो फ्रेमलेस कंस्ट्रक्शन होती है उनकी जो बॉडी है वो ये रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करनी चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। फर्स्ट है स्ट्रेंथ मतलब जो उसमें शक्ति है। तो बॉडी की शक्ति, बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि वो सभी टाइप के फोर्सेस जो कार पर लग रहे हैं वो सबको सहन कर सके। जैसे कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं, कार का जो वेट है वो, पैसेंजर्स का वेट हो गया, लगेज का वेट हो गया, इनर्शिया की वजह से, ब्रेकिंग की वजह से, और जो साइड फोर्सेस लग रहे हैं वो सब बेयर करने लायक होनी चाहिए। इट शुड ऑल्सो बी एबल टू कॉप विद इम्पैक्ट लोड्स ऑफ रीजनेबल मैग्नीट्यूड। जो इम्पैक्ट लोड लग रहे हैं कार के ऊपर वो सब भी ये सहन करने लायक होनी चाहिए। तो ये सब उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए इतनी। सेकेंड है स्टिफनेस। स्टिफनेस को हम बोलते हैं, सेकेंड इसमें होनी चाहिए स्टिफ कितनी होनी चाहिए, ये इतनी इनफ स्टिफ होनी चाहिए। जिस माना हमने जो कार की बॉडी है वो एक बीम सपोर्टेड है व्हील्स के ऊपर, दोनों साइड में जो उसके ईच एंड पे जो व्हील्स लगे हैं उस पर बीम सपोर्टेड है बॉडी। तो इट मस्ट पजेस सफिशेंट स्टिफनेस टू प्रिवेंट एक्सेसिव सैगिंग इन द मिडल। तो मतलब इसमें बीच में अत्यधिक झोल ना पड़े, उसमें इतनी दृढ़ता होनी चाहिए कि बीच में उसमें झोल ना पड़े, वो उतना लोड कैरी कर सके, इतनी स्टिफ हो, इतनी दृढ़ हो। स्टिफनेस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर स्टेबिलिटी, उसकी स्टेबिलिटी के लिए स्टिफनेस इम्पॉर्टेंट होती है। थर्ड है टॉर्शनल स्टिफनेस एंड दृढ़ता। तो पिंड को, बॉडी को इतना दृढ़ होना चाहिए कि वो ख़राब सड़कों पर वो मुड़े नहीं, जो भी बैड रोड्स आ रही हैं उस पर वो ट्विस्टिंग को अवॉइड करे, उसको रजिस्ट करे। फोर्थ है स्पेस, मतलब अब उसमें स्पेस इतना इनफ होना चाहिए बॉडी के अंदर कि पैसेंजर्स और लगेज दोनों आ सकें उसके अंदर आराम से प्रॉपरली। फिफ्थ पॉइंट है एयर ड्रैग, जो हवा का कश लगता है तो जब एयर चलती है तो एयर का रेजिस्टेंस होता है वो बॉडी की जो स्ट्रक्चर है उस पर डिपेंड करता है, और जो व्हीकल की जो वेलोसिटी है उसके प्रोपोर्शनल होता है एयर ड्रैग। तो रेजिस्टेंस ऑफ एयर ड्यूरिंग रनिंग डिपेंड्स अपॉन द बॉडी शेप, वो बॉडी की शेप पर डिपेंड करता है और डायरेक्टली इंक्रीज़ होता है जैसे जैसे व्हीकल की स्पीड इंक्रीज़ होती है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी स्पीड की। तो शेप ऑफ बॉडी शुड बी सच दैट एयर ड्रैग वो मिनिमम होना चाहिए, उसकी बॉडी की शेप इस तरह से होनी चाहिए। फिर 6 पॉइंट प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेदर। तो जो कार की बॉडी है वो इस तरह से डिज़ाइन होनी चाहिए कि वो बैड जो वेदर है उससे है ना पैसेंजर्स और लगेज दोनों की रक्षा कर सके, दोनों को सेफ रख सके, प्रोटेक्ट कर सके। नेक्स्ट है लाइटनेस। तो बॉडी वेट है वो लाइट होना चाहिए, तो बॉडी शुड बी एज लाइट एज पॉसिबल। ठीक है, बॉडी है वो जितनी हल्की हो सके उतनी हल्की होनी चाहिए। एट्थ पॉइंट है रेजिस्टेंस टू कोरोजन। अब कोरोजन से रेजिस्टेंस होना चाहिए, संक्षारण रोध होना चाहिए। तो बॉडी मटेरियल इस तरह से होना चाहिए, बॉडी इस तरह से डिज़ाइन होनी चाहिए कि उसमें कोई भी मॉइस्चर है वो एक्यूमुलेट ना हो सके, वो इकट्ठा ना हो सके, क्योंकि जो मॉइस्चर इकट्ठा होता है तो वो आगे क्या प्रोड्यूस करता है, वो कोरोजन प्रोड्यूस करता है मटेरियल का, संक्षारण होता है, इसलिए तो उसमें कोई भी मॉइस्चर का एक्यूमुलेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्शन इन एक्सीडेंट। अब क्या है कि ना बॉडी इस तरह से डिज़ाइन होनी चाहिए कि उसमें ना एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो सके, क्योंकि चालक है जो भी ड्राइवर है वो उसको इतना कंफर्ट मिले कि उसमें थकान के चांसेस कम हों। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर एक्सीडेंट हैपन होता है तो बॉडी इस तरह से डिज़ाइन होनी चाहिए कि वो ऑक्यूपेंट को है वो प्रोटेक्ट कर सके। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन होता है ये। तो बॉडी मस्ट
बी सच दैट द ड्राइवर इज़ ऑफ मैक्सिमम ईज़, तो मैक्सिमम ईजी में होना चाहिए सो दैट देर आर लीस्ट चांसेस ऑफ एक्सीडेंट के, कम से कम चांसेस हो, और ड्यू टू फटिक, जो थकान की वजह से जो एक्सीडेंट हैपन होते हैं वो उसके चांसेस कम हो सकें। हाउएवर अगर इन द केस ऑफ एक्सीडेंट डस टेक प्लेस, अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो बॉडी मस्ट प्रोटेक्ट द ऑक्यूपेंट्स, तो ये कार की बॉडी इस तरह से डिज़ाइन होनी चाहिए कि वो ऑक्यूपेंट की रक्षा कर सके, उसको प्रोटेक्ट कर सके। तो यहाँ पे आपके 1.1 और 1.2 दोनों टॉपिक्स कवर हो गए हैं। थैंक यू सो मच।